हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th क्वेश्चन पेपर जो आया था पिछले साल मतलब 2022 में। जो क्वेश्चन कोड है आपका वो है 3123। ठीक है, ये क्वेश्चन कोड है, इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है। ये क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस कर रहा है, 3 पार्ट है क्वेश्चन का, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हम लोग सेक्शन ए जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आपका दिया उस ऑर्डर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन ए में जो आपका पहला क्वेश्चन है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट x गिवन बाय सिंबल एज अंडर x2040। मतलब एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है। ठीक है, और इस एलिमेंट का सिंबल और ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। इसका आपको पहला चीज पूछा गया है कॉन्फ़िगरेशन। 3 चीज पूछा गया, सॉरी 4 चीज पूछा गया। पहला है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और दूसरा जो है इसका पोजीशन बताना पीरियोडिक टेबल में। तीसरा बताना इसका ऑक्साइड कैसा होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। और इस एलिमेंट का मतलब ये एलिमेंट जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का एक और एलिमेंट बताना। चलिए, तो पहला कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको चाहिए एटॉमिक नंबर। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 है, तो आप शेल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, आप पे डिपेंड करेगा। K11 4 शेल बना लो। पहले शेल में 2 रखने का परमिशन है, 2 रखोगे। दूसरे में 8 रखने का परमिशन है, 8 रखोगे। तीसरे में 18 रखने का परमिशन है, बट 18 तब आप रखोगे, 18 तब रखोगे जब ये लास्ट शेल होगा। क्योंकि ये लास्ट शेल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसमें मैक्स टू मैक्स 20 में 10 आप रख चुके हो, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और आप रख सकते हो, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर 10 इलेक्ट्रॉन आप रखोगे लास्ट हो जाएगा। तो लास्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 रख सकते हैं। इसमें 8 रखोगे, इसमें 2 रखोगे। ये इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकंड पार्ट है डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस एलिमेंट का हमको पोजीशन बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब जो सबसे लेटेस्ट है, मोस्टली एनवायरमेंटली के बाद वाला पीरियोडिक टेबल, उसमें इस एलिमेंट का पोजीशन बताओ। पोजीशन पूछा जा रहा है तो आपसे 2 चीज पूछा जा रहा है, एलिमेंट कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में। तो चलिए, पहला चीज हम लोग को जब पोजीशन पूछा जा रहा है तो हम लोगों से पूछा जा रहा है पीरियड और ग्रुप। पीरियड कैसे पता चलेगा, आप शेल काउंट करो, 1 2 3 4 शेल्स है, 4 शेल तक में इसका इलेक्ट्रॉन भराया है, तो वो पीरियड जो है वो डायरेक्टली शेल से आ जाएगा। तो 4 शेल तक भराया तो पीरियड इज 4। ठीक है, ग्रुप जो है आपका वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसलिए ग्रुप भी इसका 2 होगा। और ये ध्यान देना है, 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 ऐड कर देना। मतलब अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, मतलब आपका 2 यहाँ पे नहीं हो पाएगा, 283 रहता, मतलब 283 रहता, एल्युमिनियम हो जाता। तो एल्युमिनियम में फिर आप ग्रुप 3 ना लिख के ग्रुप 10 + 3 = 13 लिखोगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा चीज। वो उस तरह का क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस कर लेंगे। ये था आपका सेकंड पार्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन का। और इस फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो ये मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो क्योंकि हाफ मार्क्स का आंसर है तो आपको अपना रीजन लिखने का नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली बेसिक ऑक्साइड लिख सकते हो। And the fourth part is name one other element of its group। इसी के ग्रुप का आपको एक और एलिमेंट पता है। तो ग्रुप का अगर बताना है तो आपको ये ध्यान देना है कि इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप जो भी एलिमेंट चूज करोगे उसके बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप डिसाइड करता है। इसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन, कोई और ले सकते हैं हम लोग। 2 लास्ट शेल में रख दिए, 2 2 हो गए, 2 8 2 हो गए, 2 2 आपका बेरिलियम हो गया, 2 8 2 मैग्नीशियम हो गया। दोनों होल्ड करेगा तो मैग्नीशियम लिख देते हैं। फोर्थ इज मैग्नीशियम। तो ये था आपका हाफ मार्क्स इसमें, हाफ मार्क्स इसमें, मतलब अगर आप ये चारों सही करते हो, हाफ इसमें, हाफ इसमें, हाफ एंड ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ऑलराइट, इसी में फिर सेकंड क्वेश्चन है, इधर सेकंड क्वेश्चन है आपका राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 4 कार्बन। मतलब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें 4 कार्बन एटम है। ओके, अगर 4 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड आपका ब्यूट हो जाएगा,
और क्योंकि वो सैचुरेटेड है तो आपके पास ऑप्शन थी, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सफिक्स में एन आएगा, मतलब अल्कीन या अल्काइन अगर होता, मतलब अनसैचुरेटेड होता तो इन या आइन दोनों आ सकता था, पर क्योंकि वो सैचुरेटेड है तो आंसर होगा ब्यूटेन। ब्यूट कहां से? 4 कार्बन एटम से, 4 सी एटम्स। एन कहां से? तो सैचुरेटेड है, ठीक है। ओके, फिर इसी क्वेश्चन का है आपको स्ट्रक्चर बनाना भी। जब भी आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए आप एक्सपैंड करके बनाओ, तो सारा कार्बन कार्बन 4 कार्बन है, चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या सी 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 एंड सी, ये 4 हो गया। बाकी सारा बचा हुआ वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन के अलावा और कुछ हो नहीं सकता इसके पास, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में है इसका ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी में क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट पूछा गया, पहले आपसे नाम पूछा गया, 4 कार्बन एटम सैचुरेटेड, उससे ब्यूटेन है। सेकंड उसका स्ट्रक्चर पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, ये 1 मार्क्स का है। इसके बाद है राइट द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड आपने बनाया, कितना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? पहला स्टॉप में सारा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो यहाँ पे बना, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, बट यहाँ पे क्योंकि सैचुरेटेड है तो सारा कार्बन कार्बन सिंगल हो गया, तो वो हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, उनके बीच का बॉन्ड भी कोवेलेंट होगा, और ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे भी आपको दिख रहा है हाइड्रोजन ऐसे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आप काउंट कर लो, 1 2 पूछा गया कितना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मतलब कार्बन का भी बॉन्ड काउंट होगा, हाइड्रोजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 3, तो आंसर इज 13 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको और फर्दर ब्रेक डाउन करने बोला जाता तो आप लिख सकते थे कि कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन कितना बॉन्ड है, वैसा वो पूछा गया। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड राइजोपस। मतलब जो फंगस होता है जो आपके ब्रेड में लगता है, ब्रेड मोल्ड जिसको कहा जाता है, उस ब्रेड मोल्ड का आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ब्रेड मोल्ड का आपको याद होना चाहिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। ये जो है इसका, ये है स्पोरेंजियम, और इसी में इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो स्पोर रहता है वो स्टोर होता है। स्पोर आंसर नहीं आपका, आंसर है स्पोरेंजियम, स्पोर जो है उसके अंदर रहता है, स्पोरेंजियम आंसर है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्पोरेंजियम, और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग हाइफे बोलते हैं। तो ये आपका नॉन रिप्रोडक्टिव है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव। तो दिस इज योर आंसर, रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोरेंजियम, डायग्राम बनाना नेसेसरी। रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोरेंजियम है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका वो हाइफे। ओके, ये था आपका थर्ड का भी देखिए, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, थर्ड का भी है, आपको 2 एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट फायदा बताना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो पहला ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप एक प्लांट लेते हो और उसी के वेजिटेटिव पार्ट मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से वेजिटेटिव पार्ट मतलब आप स्टेम वगैरह यूज करके दूसरा प्लांट ग्रो करवाते हो। तो क्योंकि वो एक ही प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसमें कोई दूसरे प्लांट का फीचर आता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द फीचर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट आर प्रेजेंट इन द ऑफस्प्रिंग, या जो भी आप उसके लिए ऑफस्प्रिंग टर्म यूज करो, डॉटर प्लांट यूज करो, चलेगा। मतलब जो भी पेरेंट प्लांट के पास फीचर है, मतलब जैसे आपके पास मैंगो है, मैंगो प्लांट है, तो उसका स्मेल बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ आपको अच्छा लगता है, तो आप उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर दूसरा प्लांट का कुछ फीचर आएगा, हो सकता है वो फीचर हमें पसंद ना आए, मिक्सिंग हो जाए, फीचर का होता ही है। तो इसलिए अगर हमें फीचर प्रिजर्व करना है, कोई भी सैंपल प्लांट का जो बहुत अच्छा लगता है, रोज फ्लावर है भाई, उसका साइज बड़ा है, स्मेल अच्छा है, तो उसका फीचर प्रिजर्व करना है। अगर फीचर प्रिजर्व करना है तो हम लोग उसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रेफर करते हैं। तो इसलिए पहला हो जाएगा इसका आंसर, ओरली बोल आप लोग लिख लेना। पहला आंसर है all the features of the parent plant are retained in the offspring। ये इसका पहला फायदा है, एडवांटेज है कि जो भी फीचर है पेरेंट प्लांट का वो ऑफस्प्रिंग में रह जाता है।
दूसरा फायदा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सीजन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये है कि जैसे मैंगो प्लांट है, तो मैंगो जो आप जानते हो, मैंगो वही गर्मी के मौसम में, मतलब मई वगैरह के अराउंड आपको मैंगो मिलना शुरू होता है, तो वो मई में ही उसका सीड अवेलेबल होगा, कुछ दिन तक वो सीड अलाइव रहता है, डोरमेंट रहता है, तो उस पर डिपेंड कर जाता है। बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए आपके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आप दिसंबर में चाहो मैंगो प्लांट है, अगर वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप करवा सकते हो, आपको दिसंबर में न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, ऑल द फीचर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट आर रिटेन्ड इन द ऑफस्प्रिंग। और दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सीजन एंड कैन बी डन ऑल ईयर लॉन्ग। साल भर हम लोग ये काम कर सकते हैं। ऑलराइट, ये था आपका क्वेश्चन 3। और इसी के साथ ये पहला पार्ट हुआ, पहला पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इस तरह से ग्रुप वाइज हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन 4, 5, 6 आपको डिस्प्ले होगा, आप देख लो उसको। Okay. Question 4. State one drawback of each of the following. Oral contraceptive pill, copper T. मतलब जो ड्रॉबैक बताना आपको बायो क्वेश्चन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। पहला चीज तो ये समझना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता क्या है। तो कोई भी टैबलेट या कैप्सूल जो प्रेगनेंसी का कंडीशन अराइज करने से रोकता है, उसको हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। तो उसका ड्रॉबैक क्या है? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो भी होता है, मतलब जो टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में, मतलब जो लड़की रहती है उसको खाना रहता है, तो जो फीमेल रहेगी वो खाएगी, तो वो हार्मोनल चेंज प्रोड्यूस करता है बॉडी में। और अगर वो हार्मोनल चेंज प्रोड्यूस करेगा बॉडी में, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करेगा। तो इसका ड्रॉबैक मतलब इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज में आपका आंसर आएगा, इट प्रोड्यूसेस हार्मोनल चेंज इन द फीमेल बॉडी which can affect, मैं orally dictate कर रहा हूँ, आप लिख लेना, it produces hormonal change in the female body which can affect the menstrual cycle। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर आप इसमें और दे सकते हो, it does not prevent transmission of STD। मतलब अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, तो वो दूसरे पर्सन को जो उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको इन्फेक्ट कर सकता है, अगर वो कौन सा मेथड यूज करता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, बट यहीं पे एक और चीज पूछा गया, कॉपर टी का पूछा गया। तो कॉपर टी के लिए हम लोग ये सेकंड वाला डिसएडवांटेज कॉपर टी में भी यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला यूज करते हैं, फर्स्ट वाला नहीं यूज कर सकते हैं। कॉपर टी कोई हार्मोनल चेंज नहीं प्रोड्यूस करता है। तो कॉपर टी का डिसएडवांटेज पूछा गया, तो कॉपर टी प्रेगनेंसी तो रोक सकता है, बट वो ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी नहीं रोक सकता। तो आंसर लिखोगे आप, इट कैन नॉट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ sexually transmitted disease, या it cannot prevent sexually STDs। बस इतना सा काफी, it cannot prevent STDs, मतलब sexually transmitted disease को ये रोक नहीं सकता। कौन नहीं रोक सकता? कॉपर टी नहीं रोक सकता। दो क्वेश्चन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और कॉपर टी। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हार्मोनल चेंज करेगा, कॉपर टी STD को होने से रोक नहीं पाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी, ये सॉरी 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको बताया अभी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और कॉपर टी। अंडर विच कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज द यूज ऑफ कॉन्डोम? कॉन्डोम कौन से मेथड में, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉन्डोम्स भी यूज किया जाता है। तो कॉन्डोम को हम लोग कौन से कैटेगरी में रखेंगे? आंसर इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कॉन्डोम को रखा जाता है। बैरियर मतलब होता है रुकावट। तो कॉन्डोम फिजिकली प्रिवेंट करता है सीमन को रीच करने से फीमेल बॉडी में, या स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक रीच करने से ये रोकता है, रुकावट ऑफर करता है, बैरियर लगा देता है। तो इसलिए बैरियर है। ओके, इन व्हाट वे इट्स यूज इज बेटर एज कंपेयर टू अदर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? मतलब किस तरह से ये बेटर है, ये अच्छा है किससे? कॉन्ट्रासेप्शन के दूसरे मेथड से। आंसर इज वेरी सिंपल, condoms can prevent the transmission of STD। मतलब एक पर्सन को अगर
STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कोई भी 2 पर्सन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है सेक्सुअल एक्टिविटी में, और उसमें से किसी एक को अगर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें कॉमन आपका एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस टाइप का हो जाता है, अगर वो दोनों कॉन्डोम यूज करते हैं तो फिर जो है वो इन्फेक्शन फर्दर नहीं फैलेगा, चाहे मेल को रहे या फीमेल को रहे। लेट्स से फीमेल को अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो मेल को नहीं होगा, और अगर मेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो फीमेल को नहीं होगा अगर वो लोग यूज करते हैं तो। बैरियर मेथड में ये आता है, ये हुआ इसका दो आंसर। तो पहला हो गया बैरियर मेथड, 4 का आपका बी का, ओके 4 के बी में 2 पार्ट है, जिसका पहला आंसर है बैरियर मेथड, दूसरा है प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑलराइट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेम द पोल्स PQRS ऑफ द मैग्नेट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स A एंड B। आपको 2 फिगर दिया हुआ है, फिगर बनाना पड़ेगा, 2 फिगर दिए हैं, ये एक फिगर है, बुक में थोड़ा फिगर प्रॉपर नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन में फिगर प्रॉपर नहीं दिया, ये कुछ इस तरह से इन्होंने बनाया तो देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। इस तरह से डायग्राम दिया हुआ, और ये है आपका फिगर A, जिसमें ये पार्ट आपका, ये फिगर A है, फिगर A में P और Q क्या है ये आपको बताना है, आपको बस ये ध्यान देना है, ये पोल्स है, मैग्नेट का पोल्स है, तो PQRS मैग्नेट का पोल है, आपको बताना है कि PQRS क्या है। पहले PQ से डिस्कशन कर लेते हैं। आपको ये दिख रहा है कि ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एरो जो है कुछ इस तरह से दिया गया है, ये P से निकलते हुए दिखाया गया है, और आप लोग को ये पता है कि जो एरो निकलता है मैग्नेट में, तो वो मैग्नेट के कहां से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पे जाके खत्म होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये P जो है आपका, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और Q है आपका वो मैग्नेट का साउथ पोल है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका इन कर रहा है। तो P इज, आंसर लिख देता हूं, P इज नॉर्थ पोल एंड Q इज साउथ। ये एक ही मैग्नेट में दिया हुआ है, एक ही मैग्नेट इसलिए बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है तो 2 मैग्नेट इस तरह से, एक मैग्नेट का नॉर्थ है, एक का साउथ है। देखते हैं किसका नॉर्थ है किसका साउथ है। आपको R और S दिया गया है, ये R है, ये S है, इधर कुछ फील्ड लाइंस बना है और फिर कुछ इधर फील्ड लाइंस बना है, ठीक है। फिर से वही लॉजिक क्या है, R से S जा रहा है आपका फील्ड लाइन, तो R जो है आपका दैट इज योर नॉर्थ पोल एंड S इज योर साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल, ये आप लोग जानते हैं। ओके, ये था फिगर B। तो ये क्वेश्चन नंबर 5A कंप्लीट होता है। State the inference drawn about the direction of magnetic field lines on the basis of these diagrams। मतलब ये जो 2 डायग्राम आपने बनाया है, इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कौन सा प्रॉपर्टी पता चल रहा है, डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन के बारे में आपको क्या पता चल रहा है। तो आपको डायरेक्शन के बारे में ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। बस आपको इतना लिखना है, इन्फेरेंस मतलब कंक्लूजन। तो क्वेश्चन नंबर 5B, स्टेट द इन्फेरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। मतलब इस 2 डायग्राम के बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के बारे में। तो आपका कंक्लूजन आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ठीक है। सेम मैग्नेट या डिफरेंट मैग्नेट, आप इतना लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5B का, स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5B में आपको और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है, मतलब ये ऑप्शनल है क्वेश्चन नंबर 5B के। अगर आपको 5B में ये वाला नहीं करना है तो आप और करके एक और पार्ट है वो कर सकते हो। चलो उसको डिस्कस करते हैं। स्टेट द when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field maximum or minimum। मतलब क्या है, आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, जैसे ये वायर में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर आओगे तो पैरेलल लाइन के थ्रू इंडिकेट होगा इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो ये इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है। आपसे पूछा ये गया है कि ये करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है,
इस वायर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, क्या रखने का तरीका रहेगा कि इस वायर पे फोर्स मैक्सिमम हो और एक बार फिर है फोर्स मिनिमम। फोर्स मैक्सिमम रखने के लिए आप डायरेक्टली जैसे वायर रखा हो परपेंडिकुलर आपको रख देना है, ठीक है। परपेंडिकुलर जब आप वायर को रखोगे फोर्स मैक्सिमम होगा। ये फॉर्मूला होता है, 10th में है नहीं, बेल साइन थीटा करके फॉर्मूला है, तो आपको उसको इग्नोर कर देना है अभी, बस उतना आपको मतलब नहीं। वायर जो है, वायर पे फोर्स मैक्सिमम होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से, और मिनिमम होगा जब ये पैरेलल होगा। तो मतलब आपका आंसर होगा परपेंडिकुलर एंड यहाँ पे पैरेलल। मतलब आपको इसको एक्सपैंड करके लिखना है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the wire will be maximum when it is placed perpendicular to the uniform magnetic field. Maximum पहले वाले का आंसर होगा perpendicular और दूसरे वाले का आंसर होगा parallel। मतलब इसमें जो है पहला जो है उसका आंसर होगा perpendicular और जो दूसरा वाला है उसमें होगा parallel। आप एक्सपैंड करके लिखोगे, सिर्फ perpendicular parallel से काफी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। एक फूड चेन दिया हुआ है आपको। In the following food chain, only 2 joule of energy was available to the peacock. How much energy should have been present in the grass? Justify your answer. Okay. मतलब आपको एक इस तरह का फूड चेन दिया हुआ है, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड पीकॉक। ओके, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक। आपको ये बोला गया कि पीकॉक के पास 2 जूल एनर्जी, ओनली 2 जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो ग्रास में कितना एनर्जी होना चाहिए? तो रिवर्स जाना है हमें, यहां से यहां तक पहुंचना है। आपने पढ़ा है 10% लॉ। 10% लॉ ये बोलता है कि जब हम लोग एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मूव करते हैं तो 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है और 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल रहता है। तो अगर पीकॉक को 2 जूल मिला है तो स्नेक के पास 20 जूल था, क्योंकि इसका 10% ही इसको मिला है, तो 10% ऑफ 20 इज 2 जूल। कर सकते हो 10% ऑफ 20, 10/100 into 20, तो दैट इज 2 जूल। तो मतलब ये 20 जूल था आपका स्नेक के पास, ठीक है। तो जब हम लोग फ्रॉग पे आपने फिर से 10% लॉ लगेगा, हम लोग बैठ जा रहे हैं, तो इसके पास 200 जूल था, मतलब इसका 10% इसको मिला है। फिर अगर आप ग्रास हॉपर के पास जाते हो तो इसके पास 2000 जूल था, इसका 10% इसको मिला है, और इसके पास 20,000 जूल था। तो दिस विल बी योर आंसर। 2 जूल पीकॉक के पास है, स्नेक आए 20 जूल हो गया। रिवर्स जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो 10% करके वो आते जाएगा, हम लोग इधर जा रहे हैं तो वो into 10 होता जा रहा है बेसिकली। तो 2 जूल था इसके पास 20 था, इसके पास 200 था, इसके पास 2000 है, इसके पास 20,000 है, तो आंसर हो गया आपका ओके। तो आंसर हो गया 20,000 जूल। तो आप थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करके लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, थोड़ा स्टेटमेंट सुन लो। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ we know that only 10% of energy is transmitted from one tropic level to the next, and hence as we move backwards we see that the energy is multiplied 10 times, and hence grass will have 20,000 joule of energy। ये हो गया आपका आंसर, ये आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिर से और करके एक और पार्ट दिया है, वो है What is meant by garbage? ये बड़ा बेसिक इजी क्वेश्चन है। तो डोमेस्टिक वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट या रबिश प्रोड्यूस्ड इन आवर होम इज नोन एज गार्बेज। लिस्ट एनी 2 क्लासेस इनटू व्हिच गार्बेज इज क्लासिफाइड। गार्बेज को कौन से 2 कैटेगरी में रखा गया है? तो हाउस होल्ड वेस्ट को हम लोग गार्बेज कहेंगे। इसको कौन से 2 कैटेगरी में रखा गया है? वो बेसिक आंसर है। एक वैसा जो नेचर में खत्म हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा है जो नेचर में काफी समय तक रह जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक रह जाता है, जल्दी खत्म नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो समझ आ गया, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 के और वाले का एक पार्ट। इसी का भी है, what do you actually mean when we say that enzymes are specific in their action? Okay,
6 का बी पार्ट जो है आपका, what do we actually mean when we say that enzymes are specific in their action? ये अच्छा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इजी था, सेकंड वाला टफ है। क्या मतलब है जब हम लोग क्या कहना चाहते हैं जब हम ये बोलते हैं कि एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक है? तो पहले तो आपको ये समझना होगा एंजाइम करता है। तो एंजाइम कैटलिस्ट है, बट वो ह्यूमन बॉडी में एक्ट करता है, तो वो उसको हम लोग जनरल टर्म बायो कैटलिस्ट यूज करते हैं। एंजाइम कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो ह्यूमन बॉडी में होने वाले रिएक्शन को एज अ कैटलिस्ट उसका रेट, स्पीड समझो आप लोग, रेट वगैरह आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ोगे, स्पीड बढ़ाता है या घटाता है। तो एंजाइम जो है वो क्या करता है, बॉडी में होने वाले रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है या घटाता है। तो ये स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है? स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि वन एंजाइम will act as a catalyst in one reaction। बस इतना सा मतलब है। हर अलग अलग रिएक्शन के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग एंजाइम है। एक एंजाइम अगर एक रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उसका रेट बढ़ा या घटा रहा है, तो वो एंजाइम दूसरे रिएक्शन में सेम रोल प्ले नहीं कर पाएगा। इसका आंसर मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लेना कि what do we actually mean when we say that enzymes are specific in their action? We mean that a particular enzyme will act as a catalyst for a particular reaction. One enzyme cannot act as a catalyst for multiple reactions happening in our body। इतना सा, मल्टीपल रिएक्शन में ये काम नहीं करेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन, अगला सेट जो है क्वेश्चन का वो है क्वेश्चन नंबर 7, वो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर सेक्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चन वो दोनों साथ में डिस्प्ले होगा। डिस्कशन करते हैं, पहले क्वेश्चन 7 खत्म करते हैं। देखो आप लोग क्वेश्चन 7 देख के समझो क्या पूछा है। Question number 7. Question 7 is name the reproductive parts of an angiosperm। मतलब एंजियोस्पर्म जो आपका प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये पार्ट कहाँ लोकेटेड है, वेयर आर दीस पार्ट्स लोकेटेड, एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब क्वेश्चन में 3 पार्ट है आपका। पहला पार्ट है नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म का एंथर, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वो एंथर है आपका, मेल पार्ट एंड, अच्छा और क्या है, दोनों पूछा है, हाँ दोनों पूछा है। एंथर मेल पार्ट है, ओव्यूल जो है आपका वो फीमेल पार्ट है। और फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड। तो एंथर जो है आपका वो मेल पार्ट है, वो मेल पार्ट आपका ये स्टैमेन में लोकेटेड है, और ये जो है आपका जो ओव्यूल है ये ओवरी में लोकेटेड है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, वेयर दिस पार्ट्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर का, स्टैमेन का, दोनों बना दो, मतलब कंप्लीट कर दो उसको। तो एंथर में इस तरह का कंपार्टमेंट रहता है, और ये कंपार्टमेंट के अंदर जो है आपका पॉलन ग्रेन्स रहता है, ठीक है। तो ये आप इतना सा बना सकते हो, आप यहाँ पे एक स्टॉक लगा सकते हो, और ये हो गया आपका एंथर, ठीक है। तो एंथर जो है उसमें ये अंदर में, यहाँ पे क्या है, ये एंथर में, इसके अंदर में आपका पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का ही अगला पार्ट है। और करके दिया गया है, तो आपको ये वापस से ध्यान देना, और है तो मतलब आपको या तो क्वेश्चन 7 में ये अटेम्प्ट करना है या दूसरा वाला अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज प्यूबर्टी? ठीक है, इसको लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेंशन एनी टू चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अर्ली टीनेज ईयर्स। ओके, व्हाट इज प्यूबर्टी? तो प्यूबर्टी पहले आप लिख सकते हो। प्यूबर्टी वो एज है जिसमें एक चाइल्ड के बॉडी में ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है, जिससे वो मतलब अब वो एडोलेसेंट या अडल्ट में कन्वर्ट होता है ताकि वो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, मेंशन एनी टू चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अर्ली टीनेज ईयर्स। बॉयज या गर्ल्स में कॉमन क्या होता है? तो कितना चेंज है? 2 चेंज पूछा गया है जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन है। तो कॉमन ये है कि वॉइस चेंज होता है, बॉयज का वॉइस जो है वो फ्लैट हो जाता है और गर्ल्स का वॉइस जो है वो हाई पिच्ड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी उसका थोड़ा बढ़ जाता है, पिच हाई हो जाता है, ये आप लोग जान रहे, वॉइस चेंज होता है। और दूसरा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के आसपास हेयर ग्रोथ होता है, पब्लिक रीजन में, आर्मपिट्स में, यहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है। ये 2 कॉमन है, ठीक है। शोल्डर वाइडन होता है, ये तीसरा कॉमन है, ये भी आप लिख सकते हो। या आप डायरेक्टली उतना डिटेल में अगर नहीं जाना चाहते तो आप लिख सकते हो। तो चेंज इन वॉइस या व्हाट आप लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये डायरेक्टली कॉमन हो गया। मतलब कॉमन इन द सेंस दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है डिफरेंट, बट ये होता प्यूबर्टी के ही टाइम है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और दूसरा आप लिख सकते हो इंक्रीज इन मेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि कॉमन पूछा गया तो मेल और फीमेल अलग अलग करने की जरूरत नहीं। आप इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन इन द बॉडी, ये 2 आंसर आपका चलेगा। ओके, एक बार इंग्लिश में समझा देता हूँ। प्यूबर्टी तो द चेंज दैट टेक प्लेस in a human child through which it becomes an adult is known as puberty. Okay. Mention any 2 changes that are common to both boys and girls in early teenage years. ठीक है, तो ये 2 कॉमन चेंज आपको बताना है। तो पहला चेंज आप वापस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लिख सकते हो ग्रोथ ऑफ हेयर इन पब्लिक रीजन एंड आर्मपिट्स, एंड दूसरा आप लिख सकते हो चेंज इन वॉइस, तीसरा आप लिख सकते हो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसके साथ हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया है। अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 8 to 11 आपको डिस्प्ले होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 to 11 आप लोग देख लो आराम से, फिर हम लोग एक बार एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको लिंक में भी नीचे दिया हुआ है, अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आपको लिंक में देख सकते हैं। हमसे देखो, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 सेक्शन बी, क्वेश्चन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपको बताना है दोनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, पहले बना देते हैं CH and CH डबल बॉन्ड। फिर से यही है, एक
कार्बन का अमाउंट घट गया। ये आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें दोनों में, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसका ये पार्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली ये वाला है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपको पता है, फंक्शनल ग्रुप है ऑल्डिहाइड। दूसरा पार्ट है इसका जनरल फॉर्मूला, आपसे पूछा गया है जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो जनरल फॉर्मूला मतलब ऑल्डिहाइड में होता क्या, ऑल्डिहाइड होता है इधर C डबल बॉन्ड हो है, इधर H है और इधर आपका एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है और अल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो CnH2n +1 होता है। ठीक है, एक कार्बन ये एक हाइड्रोजन हट जाता है, ये देख सकते हो ये क्या है, और मेरे ख्याल से सॉरी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये क्या है मिथाइल ग्रुप। तो इधर आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस तरह का ग्रुप रहता है जिसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा अल्केन से एक कम करके अल्काइल ग्रुप है CnH2n+1 और इधर आपका CHO ग्रुप रहेगा। तो आप जब इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे, इसी को कंडेंस करके लिखना है, आप इस तरह से लिखोगे CnH2n+1 CHO, ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला कोई भी ऐसे कंपाउंड का जिसमें ऑल्डिहाइड या CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये नहीं लिखना है, ये एक्सप्लेन करने के लिए था, ये नहीं लिखना है, दिस इज योर आंसर। ओके, state the relation between these compounds and draw the structure of any other compound having similar functional group। आपको बताना है इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है, they are members of the same homologous series या they have the same functional group। बेटर आंसर ये है homologous series के बारे में लिखो, तो सी का आंसर है members of same homologous series। मतलब ये है कि इसमें और इसमें जो आपका डिफरेंस है वो एक CH2 ग्रुप का है, और जब भी आप देख सकते हो ना यहाँ पे CH3 या सॉरी यहाँ CH3CHO है, यहाँ C2H5CHO, C2H5CHO, CH3CHO, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक फंक्शनल, इसका फंक्शनल ग्रुप सॉरी फंक्शनल ग्रुप नहीं CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। और अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है तो मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज होते हैं। ओके, राइट द जनरल फॉर्मूला ये हो गया, स्टेट द रिलेशन बिटवीन दीस कंपाउंड्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सेम सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब आप कोई और कंपाउंड का बना लो जिसमें सिमिलर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, तो कोई और सेम फंक्शनल ग्रुप वाला आप एक कार्बन बढ़ा दो, तो यहाँ पे जो है आपका ये तो CH3 है ही, C2H5 है, हम लोग C3 वाला कर देते हैं, 3 ऐसे ही है, फिर एक जो है ऑल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, सारा बचा हुआ वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा। 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका क्या है, दे आर मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, और इसी का अगला पार्ट है draw the structure of any other compound having same functional group। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें और करके आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया, वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। और मतलब अगर आप इसमें आपको इशू है तो वो वाला पार्ट टेस्ट करोगे। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोला गया है आपको इथाइन का। तो पहले चीज आपको ये समझना है, इथाइन का फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग, मेंटली बनाते हैं। तो इथ है ना रूट वर्ड, अगर इथ रूट वर्ड है, 2 कार्बन एटम का वाइन लगा है, YNE, ठीक है, इथ, इथेन, इथीन, इथाइन, तो मतलब वो अल्काइन ग्रुप का है। अल्काइन ग्रुप का है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इथाइन आप डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। इथाइन का जो मतलब अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, CnH2n-2, तो CnH2n-2 है, और ऑब्वियस बात है रूट वर्ड आपको इथ दिया है तो 2 कार्बन, तो C2H2 बोर्ड में आता है, इसमें मत गलती कर देना, तो C2 4 2 C2H2,
तो इसका फॉर्मूला C2H2 होगा। और कार्बन कार्बन एटलीस्ट एक, आप लोग के केस में एक ही रहता है, मतलब तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप पहले मेंटली आप स्ट्रक्चर बना लो कि कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 बॉन्ड है, और फिर दो हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन इधर, एक कार्बन एक हाइड्रोजन उधर करके जुड़ा हुआ है। तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो आप कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये बनाओगे। ये हो गया सिर्फ कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड बना है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। व्हाई? क्योंकि हम लोग अल्काइन से डील कर रहे हैं विद आयन, ठीक है। वाइन की वजह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। एक कोवेलेंट बॉन्ड, वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बच गया है हाइड्रोजन, बच गया। हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हम लोग पहले क्वेश्चन में भी डील कर चुके हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथाइन का। ओके, ठीक। आप चाहो इसको सर्कल कर सकते हो, आप चाहो सर्कल नहीं भी कर सकते हो, वो देख लेना है आपको कि करना है या नहीं करना है। अब ये सर्कल करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये चेक करना हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो क्या उसके सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है, आपको ये दिख रहा है हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्माइली बन गया, उसको इग्नोर करना, कोई स्माइली वगैरह नहीं बनेगा। केमिस्ट्री में ऐसे भी स्माइली फेस तो आसान नहीं है, और रोने वाले मुझे आ जाता है। तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो हाइड्रोजन के सर्कल में इधर 2, इस हाइड्रोजन के सर्कल में 2। कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, उसके सर्कल में 8 होना चाहिए। तो 6 इधर है, 2 इधर है। ये ना पहले कार्बन का सर्कल था, इधर तो 6 और 2 8 है। इस कार्बन के सर्कल में 6 इधर है, 2 इधर है, ठीक है। ये ध्यान देना है, अगर सर्कल बनाओ तो ये फिर ध्यान देना है कि सर्कल में जो भी वो रूल फॉलो करता है, डुप्लेट या ऑक्टेट, उतना इलेक्ट्रॉन फुल जाना चाहिए। और अगर उसमें डर लग रहा है, श्योर नहीं हो, सर्कल मत बनाओ, गलत नहीं, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथाइन। ओके, list any 2 different properties exhibited by covalent compounds and ionic compounds। ओके, आपको कंपेयर करने बोला गया है, किसको कंपेयर करने बोला गया है? कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का 2 डिफरेंसेस बताना है आपको। इधर आप कोवेलेंट कंपाउंड लिख लो, इधर आयनिक कंपाउंड लिख लो। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता दूंगा, समझिएगा। पहला डिफरेंस जो आप है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर सकते हो। तो इनका लो लिख दे रहा हूं, लो बीपी हाई बीपी, या मेल्टिंग पॉइंट भी हाई बीपी एंड एमपी, ठीक है। और इसका लो बीपी एंड एमपी। एक्सप्लेन नहीं करना है ना, एक्सप्लेन अगर नहीं करना है, नहीं एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ डिफरेंस बताना है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली पहले लिखा जाता है, मेल्टिंग के बाद भी बॉइलिंग होता है, उससे कोई इशू नहीं है। बट आयनिक कंपाउंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा है क्या? हाँ, ठीक है। तो दूसरा जब आप देखो, बात करना है आपको, अगर कोवेलेंट कंपाउंड बोला गया है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में अगर वो परफेक्टली कोवेलेंट है, मतलब पोलर कोवेलेंट नहीं है, तो परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड लिख सकते हो, ये चलेगा बिल्कुल। देयर सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन आयंस में टूट जाता है, सॉरी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट। क्योंकि आप लोग 10th में हो, जब कोवेलेंट आपको बोला जा रहा है तो जनरली पोलर के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ये छोड़ के आप और भी, आपको लग रहा है कि ये इशू है इसमें पोलर और नॉन पोलर का बात हो रहा है, आप दूसरा कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली तीनों स्टेट में मिलता है। मतलब तीनों स्टेट मतलब क्या? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तीनों स्टेट का मतलब है कि कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। आपको ये तीनों स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है। इसका बॉन्ड जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ये तीनों में मिलता है। कुछ सॉलिड भी रहता है, कुछ लिक्विड भी रहता है, और कुछ जो है गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से बना रहता है, और आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो दे आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मोस्टली फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मोस्टली फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स। आपको और फर्दर करना है तो उतना नहीं, चलो ये इतना काफी।
ओके, ये था क्वेश्चन 8 का दोनों पार्ट। अब आप लोग क्वेश्चन 9 देख लो था, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 9 का पहला पार्ट है स्टेट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। बड़ा सिंपल सा है। और दूसरा है एग्जांपल के साथ डॉबर्नियर ट्रायड आपको एक्सप्लेन करना है। दोनों का एक एक जो है इशू बताना है, ठीक है। लिमिटेशन फिर 10। ओके, स्टेट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, वो हमारा इंडियन नोट जो था सारे गामा वाला, उस पर बेस्ड था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ये ध्यान देना है। एटॉमिक नंबर मॉडर्न वाले में सिर्फ यूज हुआ है, उससे पहले जो भी था सब में एटॉमिक मास यूज हुआ था। तो when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the property of every eighth element was the repetition of first। मतलब पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8 पे रिपीट होगा, सेकंड वाले का 9 पे रिपीट होगा, थर्ड का ऑब्वियस सा बात है 10 पे रिपीट होगा। ये था आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। when elements are arranged in order of their increasing atomic masses, property of every eighth element, हर आठवां, ये नहीं कि सिर्फ पहला और आठवां, दूसरा और नौ, तीसरा 10 ऐसे चलते जाएगा, इसके बाद भी आएगा फिर वो, ठीक है, जहां तक वो जा सकता है। ओके, तो ये था आपका पहला स्टेट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। when elements are arranged in order of their increasing atomic masses, the property of every eighth element is the repetition of the first। okay, with an example explain डॉबर्नियर ट्रायड्स। डॉबर्नियर का ट्रायड बनाना है, तो डॉबर्नियर ने क्या किया था, 3 सिमिलर एलिमेंट लिया था और उसका 3 का अरेंजमेंट किया था, उसी को उन्होंने ट्रायड कहा था। हम लोग डॉबर्नियर का ट्रायड बनाते हैं 3 एलिमेंट का, ये इस बॉक्स का नहीं है, सॉरी, चलिए 3 एलिमेंट से कब करते हैं। जनरली आप मतलब जो है आप अल्कलाइन मेटल यूज कर सकते हो, अल्कलाइन मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया सेकंड ग्रुप, अल्कली मेटल्स जब आप यूज करोगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फुल फॉर्म में लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसका 3 का अरेंजमेंट किया था, ठीक है। और हम लोग मास नंबर के बेसिस पे ये भी अरेंज था, ठीक है। तो अब पोटेशियम का मास नंबर 39, लिथियम का मास नंबर सोडियम का मास नंबर 23 और लिथियम का मास नंबर 9, ठीक है, 9 ठीक है। तो ये था लिथियम का मास नंबर। अब इन तीनों का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ट्रायड बोला गया। अब दूसरा ट्रायड भी ले सकते हो, जिसमें दूसरे ट्रायड में आप हैलोजन फैमिली ले सकते हो, आप चाहो तो ये हैलोजन फैमिली ले सकते हो, ठीक है, एक चलेगा, एक और एग्जांपल समझाऊंगा, नहीं पड़ेगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये तीनों मिलकर ट्रायड बना रहा है, जिसमें इधर आपका एलिमेंट है, इधर आपका उसका मास नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है इसको। ओके, हाँ, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन ये था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट
the triad was average of atomic mass of other two, बाकी दो का एवरेज था। ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सोडियम है। तो हम लोग पहले एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अलग से लिखते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है आपका 23, और फिर हम लोग एवरेज ले लेते हैं एटॉमिक मास बाकी दोनों का। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, तो ये हो जाएगा 7 + 39/2 दैट इज इक्वल टू 46। ठीक है, 46/2 इज इक्वल टू 23। तो ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और एवरेज किसका, लिथियम और पोटेशियम का, दोनों मैच कर रहा है। यही था आपका टॉपनियर रिक्वायरमेंट्स। ओके, दोनों का लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन बहुत सिंपल सा था। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स जो था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ये ऑक्टेट्स और दूसरा है ये एफबी, तो दोनों का लिमिटेशन एक एक लिमिटेशन ही पूछा गया है, वन लिमिटेशन ईच पूछा है। could not arrange all the known elements या could arrange only elements up to calcium, मतलब जो ये ऑक्टेट्स बना पाया, कौन, न्यूलैंड जो ऑक्टेट्स बना पाया, तो वो 20 तक ही बना पाया, मतलब कैल्शियम तक ही बन रहा था। 20 एटॉमिक नंबर 40 मास में कैल्शियम तक ही बन रहा था। और जो ट्रायड का बात हो रहा है, तो ट्रायड्स में ये 3-4 ही ट्रायड बना, मतलब आपका इसका बना, किसका बना, अल्कली मेटल्स का बना, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का बना, 1-2 और ट्रायड बना, उसके बाद वो सारे could not arrange all known elements। इसका फीडबैक मतलब ड्रॉबैक लिखोगे तो इसका ड्रॉबैक जाता है, इसका ड्रॉबैक जाता है, बहुत सिंपल सा ड्रॉबैक है। could arrange elements only up to calcium in octaves। इसका है could not arrange all known elements in the form of triads। और फिर ट्रायड्स में भी वेरिएशन आने लगता है, मतलब एग्जैक्टली मैच भी नहीं करते। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो एग्जैक्ट मैच हो गया 23-23, दूसरे ट्रायड में इतना मैचिंग नहीं होता है। तो could not arrange all known elements in the form of triads। ये हो गया इसका लिमिटेशन। किसका लिमिटेशन, न्यूलैंड ऑक्टेव्स का और डॉपनियर ट्रायड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कोई और नहीं है तो सॉरी यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आप लोग एक बार। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 काफी सिंपल है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। 10 का ये देखो, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत सिंपल है। whenever electric current is passed through a device which has some resistance, heat is produced. This effect of producing heat is known as heating effect of current। मतलब whenever current is passed through an electronic device which has some resistance, और हर डिवाइस में वायर भी है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, this effect is known as heating effect of current। ठीक है, ओके ओके। Write an expression for the amount of heat produced in a resistor when an electric current is passed through it। मतलब कोई रेजिस्टर है, उससे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या हीट प्रोड्यूस होगा। तो उसका जो एक्सप्रेशन पूछा गया है H = I²R T। ठीक है, ये हो जाएगा हीट का एक्सप्रेशन। ओके, मीनिंग बताना सारे सिंबल का। H is obviously heat produced, I is current, R is resistance, and T is time for which current was passed, time duration इतना काफी। ठीक है, क्या टाइम भी चलेगा। ओके, ये था आपका 10। तो 10 का ये था आपका व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which has some resistance, या whenever current is passed through a substance having resistance, और सारे substance में resistance होता है, heat is produced। This is known as heating effect of current। Alright, write an expression for amount of heat produced in a resistor। कोई resistor है
तो उसमें अगर आप हीट प्रोड्यूस करवा रहे हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज कर रहे हो, तो उसका एक्सप्रेशन ऑफ द फार्मूला पूछा गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपका जनरल फार्मूला यही वाला सबसे कॉमन है, तो ये जाएगा। और क्या है, आपसे सिंबल का मीनिंग पूछा गया, H है हीट प्रोड्यूस्ड, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, T है कितने देर तक आपका करंट गया है, टाइम ड्यूरेशन। ओके, नेम टू अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्वेश्चन आपको बताना है दो डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज करता है, आपके घर में यूज होता है भाई, वो वाटर हीटर है, मतलब गीजर। अब गीजर आयरन लिख सकते हैं, आयरन है, गीजर है, बहुत सारे, इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसमें आप ब्रेड बनाते हो, कोई भी ऐसा डिवाइस जो जिसका काम है हीट प्रोड्यूस करना करंट के थ्रू। जैसे देखो पंखा है, पंखा भी गर्म हो जाता है, बट उसका एक्चुअल काम हीट प्रोड्यूस करना नहीं है, वो साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो जिसका एक्चुअल काम ही है हीट प्रोड्यूस करना, तो आयरन को हम लोग जानबूझ के गर्म करते हैं कपड़ा प्रेस करने के लिए, गीजर जो है उससे पानी गर्म होता है, टोस्टर जो है वो गर्म होकर ब्रेड सेकता है। तो ये सब जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पे तीन ऑप्शन भी आपको जो पसंद आए ना। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ देख लो आप एक बार, फिर उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वो आपका बायो का क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। ओके, पहले मैं डायग्राम बना, तो यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी या materials या substances present in the nucleus which carry our genetic information which become visible when the cell is about to divide। ये समझना है, मतलब क्या है, सेल में जब आपका सेल डिवाइड करने वाला होता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने वाला, तो बायो में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से क्लियर, जब आपका सेल डिवाइड करने वाला है या मल्टीप्लाई करने वाला है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखने लगता है। कहाँ दिखने लगता है, न्यूक्लियस के अंदर दिखने लगता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहा गया। इससे पहले ये क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहता है, मतलब ये आपको इस तरह का कंडेंस फॉर्म में नहीं दिखता है, तो आपको लिखना है तो आप चेंज करके लिख सकते हो, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स इज नोन एज क्रोमोसोम, बट वो थोड़ा एडवांस्ड हो जाएगा, तो इसलिए आप लिखो यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी में आपको समझा दूंगा, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस या विजिबल इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर नोन एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब यूनिट्स, हेरिडिटी यूनिट्स जो न्यूक्लियस में सेल डिवीजन के दौरान दिखना शुरू होता है उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। हमारे पास 23 पेयर है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर डिफरेंट होता है। ओके, ये था आपका एक्सप्लेन हाउ स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीशीज इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब न्यूक्लियस जो है आपका वो स्टेबल किस तरह से है। एक्सप्लेन हाउ स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ स्पीशीज इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसे डीएनए आपका कॉपी हो रहा है, डीएनए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो वो खराब क्यों नहीं हो रहा है, वो स्टेबल कैसे है। तो बहुत सिंपल है, डीएनए इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। छोड़ो, पहले हिंदी में समझाता हूँ कि डीएनए क्या करता है कि जब भी वो मतलब जब भी डीएनए जो है आपका, जब भी आप मतलब आपका सेल का नंबर बढ़ने वाला है, 1 से 2 बनने वाला है, 2 से 4 बनने वाला है, तो डीएनए जो है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना लेता है। मतलब अगर ये एक इस तरह का डीएनए था तो वो एक और बना लेगा, और क्योंकि ये इसका कॉपी रहता है, मतलब डीएनए का ये कॉपी रहता है, तो इसलिए ये ओरिजिनल से मैच करता है। मतलब आप ऐसे समझो, पहले आपको थोड़ा क्या ये क्वेश्चन काफी टफ है, बट पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक पेज है, अब आपको वो पेज, मैं बोलता हूँ कि ये पेज में जो जो डिटेल है वो आपको दूसरे पेज में ट्रांसफर करना है, तो आपके पास ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन क्या है
कि आप हाथ से बैठ के लिख सकते हो या पेज का फोटो कॉपी करा सकते हो। तो हाथ से बैठ के अगर आप लिखोगे तो थोड़ा फॉल्ट आने का चांसेस ज्यादा है कि आप ह्यूमन हो, आप लिखोगे, गलती हो सकती है। बट अगर आप मशीन से प्रिंट कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी गलत होने का कम, प्रोबेबिलिटी तब भी है कि गलती हो जाएगा, कुछ मिस्टेक होगा, उस मिस्टेक को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो खैर वो अभी नहीं जाना है। पॉइंट ये है कि कैसे ये श्योर होता है कि डीएनए जो आ रहा है वो स्टेबल है। तो ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस द कॉपी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो रहा था, आपको दोनों पेरेंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस अ कॉपी ऑफ देयर डीएनए which is present in the reproductive cells, ठीक है, वो कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। this ensures the stability of the DNA, मतलब पेरेंट जो है रिप्रोडक्टिव सेल में अपने ही डीएनए का कॉपी वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें हो जाता है, वो आ जाता है और उससे डीएनए जो है आपका वो स्टेबल रहता है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये दो क्वेश्चन देख लो, फिर इस दो क्वेश्चन के बाद हम लोग सेक्शन सी में एंट्री लेंगे। आराम से देखो, उधर जंप करना है हमको सेक्शन। Okay, section B का क्वेश्चन नंबर 12. We do not clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned regularly. Why? Because pond is a natural ecosystem, और जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसमें आपका क्लीनर्स के फॉर्म में डिकम्पोजर्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो आंसर होगा pond is a natural ecosystem in which decomposers are present which break down जो भी dead remains of plants and animals। आंसर पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर हिंदी में बोलूंगा। We do not clean ponds or lake, but an aquarium needs to be cleaned regularly. Why? Because pond is a natural ecosystem in which decomposers are present in large amount and they break down the dead remains of plants and animals and return it back to the soil. ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। मतलब पॉन्ड में, जो पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें आपके डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड रिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल, और इसलिए वो जो है रिमूव हो जाता है, सॉइल में वापस ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी का फर्दर अगर आपको ऐड करना है, एक्वेरियम इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, हेंस देयर डिकम्पोजर हो सकता है बट देयर आर लेस डिकम्पोजर्स, और उसमें सॉइल तो होता नहीं, एंड देयर इज नो सॉइल, हेंस इट नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। मतलब वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें डिकम्पोजर्स उतना है नहीं, सॉइल उतना है, सॉइल तो है ही नहीं, एक्वेरियम में सॉइल रहता नहीं है। तुमको जबरदस्ती नहीं कि सर मेरे एक्वेरियम में सॉइल है, एक्वेरियम में सॉइल नहीं है, तुमको स्पेशल एक्वेरियम बनानी है, बनाना है तुम बना लो, तुम पूरा पॉन्ड बना लो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट जो नॉर्मल एक्वेरियम होता है उसमें सॉइल होता है। तो आंसर ये है, पॉन्ड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, and since it is a natural ecosystem, it has lots of decomposers. These decomposers break down the dead remains of plants and animal and add it back to the soil. ठीक है, मतलब उसमें जो डिकम्पोजर है वो सारे डेड रिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल को सॉइल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, बट एन एक्वेरियम इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, हेंस इट डज नॉट हैव सॉइल और एंड टू मेनी डिकम्पोजर्स। कुछ डिकम्पोजर आ भी सकता है बट सॉइल नहीं है उसके पास। ठीक है, ये था 12 का, 12 का बी देखते हैं। 12 का बी है, व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मेंशन वन हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय डिप्लीशन। बड़ा सिंपल सा, अब नहीं हो रहा है ये, मतलब व्हाई इज नहीं, व्हाई वाज होना चाहिए, व्हाई वाज ओजोन लेयर डिप्लीटेड, अब ये नहीं हो रहा है। ओके, तो ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल यूज ऑफ CFC।
CFC क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मतलब जब ऊपर जाता है तो एक बार पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड ड्यू टू लार्ज स्केल यूज ऑफ CFC। These CFC molecules produce chlorine which acts as a catalyst and breaks down ozone into oxygen। ठीक है, ये है आपके पहले पार्ट आंसर कि ओजोन इज डिप्लीटेड ड्यू टू लार्ज स्केल यूज ऑफ CFC which produces क्या, chlorine which act as a catalyst। अभी हम लोग ने catalyst का बात किया था, वो उधर एंजाइम वाले में, which act as a catalyst and convert ozone into oxygen। तो ओजोन को ऑक्सीजन में बदल रहा है, इसीलिए ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रहा था, है नहीं। ओके, और ये हाँ हायर लेवल भी बोला है, तो एट हायर लेवल्स, क्योंकि ये होता क्या है, CFC जो, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा अपडेट हो गया, मैं भी अपने डेटा अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओजोन इज डिप्लीटेड ड्यू टू लार्ज स्केल यूज ऑफ CFC which move upwards in the atmosphere, मतलब वो काफी ऊपर चला जाता है, and then produce chlorine। ठीक है, मतलब CFC लार्ज स्केल यूज पे CFC यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कूलिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा था, कूलिंग इंडस्ट्री में। तो ये CFC आपका कूलिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा था। ये CFC हाइट पे जाता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है, वहां जाने के बाद ये क्लोरीन रिलीज करता है, और ये क्लोरीन कैटलिस्ट के तरह काम करता है, और ये ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ये ऑलमोस्ट इन 2000 इस तरह के रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, मतलब ये जो है क्लोरीन लगभग 1000 ओजोन को तोड़ने के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा ऑन एन एवरेज। मतलब ये फिर से आंसर रिपीट करो, तो ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड ड्यू टू लार्ज स्केल यूज ऑफ CFC। ठीक है, which move upwards in the atmosphere and release या produce chlorine gas which acts as a catalyst and breaks down ozone into oxygen। ये आपका पहले पार्ट का आंसर था। ओके, ये था 12 का भी। Mention one harmful effect caused by its depletion। बड़ा कॉमन हार्मफुल इफेक्ट है भाई, ओजोन जो है, ओजोन एब्जॉर्ब करता था, किसको एब्जॉर्ब करता था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो ड्यू टू डिक्रीज इन विड्थ ऑफ ओजोन लेयर या ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मोर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज रीच अस एंड कैन कॉज स्किन कैंसर। मतलब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे जिसको ओजोन ब्लॉक कर दे रहा था, वो हम तक पहुंच जा रहा है और वो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, ओके, ये था आपका 12 का भी। ओके, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप लोग एक बार। चलिए क्वेश्चन 13 देख लिया आपने। ओके, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में इसने घुमा दिया, मैं समझा रहा हूं कैसे करना है। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स। मतलब क्या है, आपको पहले डायग्राम बना लो उसका। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर दिया हुआ है और इसका मटेरियल भी गिवन है, मतलब आपको मटेरियल फिक्स कर दिया गया है। ये मटेरियल किस चीज का बनेगा, ये फिक्स है, अरे मान लो ना कॉपर का बना है, तो ये फिक्स कर दिया। और दूसरा चीज ये है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ये है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो साइड वाला एरिया होता है, ये फिक्स है। अरे जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो इधर से इधर का इसका एरिया फिक्स, मतलब ये इस पोर्शन से इस पोर्शन तक यूनिफॉर्म हो गया, तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो अब ये ध्यान देना, और इसका मटेरियल फिक्स्ड है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं होगा क्या। आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे, तीसरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और चौथा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। इस पे डायरेक्टली इनवर्सली नहीं है पर डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में ये दो चीज फिक्स कर दिया गया है। क्या फिक्स कर दिया गया है, एरिया ऑफ, क्वेश्चन वापस पढ़ लेता हूं।
यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल अगर कंडक्टर है तो मतलब उसका एरिया फिक्स है, तो एरिया अगर वैरी ही नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो एरिया पे डिपेंड करता था वो अब नहीं करेगा, क्योंकि उस फैक्टर को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो एरिया इस पे अब वो डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आप आंसर में लिखोगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ये उसका मटेरियल भी फिक्स्ड है कि भाई बोल दिया कि वो गिवन मटेरियल का बना हुआ, जो भी गिवन हो, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ये भी फिक्स है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब आपका आंसर जो जाएगा, हाँ तो आंसर जो जाएगा आपका रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। एक से क्वेश्चन वापस पढ़ दो, लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक। तो गिवन मटेरियल और एरिया, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वजह से एरिया फिक्स, गिवन मटेरियल की वजह से आपका मटेरियल फिक्स। अब दो चीज बच रहा है, लेंथ बच रहा है, टेम्परेचर बच रहा है। तो अगर लेंथ और टेम्परेचर बच रहा है तो रेजिस्टेंस सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर केस में। कोई दूसरा केस रहेगा कि इन चारों पे वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस will depend on length of the conductor, resistance will depend on क्या क्या बचा हुआ, टेम्परेचर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन घुमा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 भी न्यूमेरिकल है, ओके न्यूमेरिकल है, अभी लास्ट में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग लास्ट में रिविजिट करेंगे, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल बनाने का नहीं है, फिर थोड़ी डिस्कस करके कब होंगे, लास्ट में रिविजिट कर लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं, एक काम को सॉल्व करते हैं। आंसर बताना होगा ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके चलिए आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। जो डिटेल दिया होगा पहले लिखो, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और रेडियस कितना है इसका 0.01 सेंटीमीटर, और रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, सारे का सिंबल प्रॉपर लिखना है। रेजिस्टिविटी के लिए 50 into 10 power minus मीटर, ठीक है। पूछा क्या गया है, लेंथ पूछा गया होगा, ओके फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर, ओके चलिए अच्छा क्वेश्चन, ओके आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है R is equal to rho L upon A, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है मैं समझाऊंगा, R is equal to rho L upon A जो आपका फॉर्मूला है, R रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली, rho रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और A एरिया है। आपसे लेंथ पूछा गया है कि लेंथ क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे पहला चीज जो बहुत सिंपल सा है, सब कुछ SI में नहीं दिया है, तो हम लोग जनरली आप लोग SI यूज करते हो, तो पहला स्टेप तो ये हमको SI में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 0.01 सेंटीमीटर है, वेरीफाई करो, हाँ तो इसको आप क्या करोगे, आप SI में चेंज करोगे 0.0001 मीटर, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है। अब एक काम नहीं मारना, ये ठीक है, ये SI है, ओम SI है, ओम मीटर भी SI है, कोई इशू नहीं है, बट इशू एक और बचा है कि आपको जो दिया हुआ है वो रेडियस दिया हुआ है, एंड व्हाट यू नीड, आपको किस चीज का जरूरत है फॉर्मूला में, आपके पास R आपको पता है, रो पता है, L आपको कैलकुलेट करना है, एरिया आपको दिख नहीं रहा क्या दिया हुआ है, बट क्योंकि आपको रेडियस दिया हुआ है और वायर का अगर रेडियस दिया हुआ है तो वायर तो कुछ इस तरह से होगा, तो वायर का अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो ना, ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो आप ये कर लो तो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके तो r का वैल्यू पुट करो, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे अलग से कर दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 0.0001, या आप इसको 10 पावर माइनस 4 कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, का स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। ये समझ आ गया, 10 पावर माइनस 8 कैसे हो, 0.0001 है, 1 by 10,000, 10,000 पे पावर 2 अरे यार इंटीग्रल पावर इंटीग्रल से आप लोग ठीक है,
पाई इंटू 10 पावर माइनस 8। सारे वैल्यू का हम लोग पुट कर दें, बुक अभी नहीं करना, फॉर्मूला फिर हम अपने हिसाब से बनाते हैं। लेंथ चाहिए ना, लेंथ चाहिए तो लेंथ को एक तरफ रख लो, बाकी सारे टर्म को एक तरफ करो, r इंटू ए रो हो जाएगा आपका। अब यूज करो तो l इज इक्वल टू r, r कितना 10, a कितना, a आपका है पाई इंटू 10 पावर माइनस 8, और रो कितना है 50 इंटू 10 पावर माइनस 8। ओके, बड़ा सिंपल हो गया। 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 8 खत्म, 0 0 खत्म, l इज इक्वल टू पाई बाय 5 मीटर। सिंपलीफाई कर देना, ठीक है। पाई का वैल्यू जो है वो आप 3.14 या 22/7 पुट करना, मैंने ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी। आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो कि कितना आएगा 13 बी का आंसर फाइनल पाई बाय 5 करना के पाई बाय 5 करना, पाई 3.14 करके या 22/7 करके जस्ट सॉल्व करने को। ये था 13 का भी। ओके, फिर इसमें और करके 13 के बी के बाद आपको 13 क्वेश्चन नहीं और करके 2 और क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, लाइक इट्स एसआई यूनिट, यहां पे ध्यान देना, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, और ये इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर क्या होता है, इन जनरल हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं वर्क बाय टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं, और पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, तो उसी से आप बना लो। एक सेकंड, तो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो कोई डिवाइस है वो कितना जूल एनर्जी खर्च कर रहा है कितने टाइम पे, वो कितना जूल एनर्जी, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो कितना जूल एनर्जी, और क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस का बात कर रहे हैं तो जूल से बेटर है कि आप उसका एनर्जी का जो दूसरा फॉर्म है वो क्या है किलोवाट आवर, तो वो कितना किलोवाट आवर यूज कर रहा है कितने टाइम में, उन दोनों के रेशियो को हम इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे, ठीक है। ठीक, या आप सिंपल बोल सकते हो कि कोई डिवाइस है, लेट्स से आपका आयरन है या हीटर है, उसका रेटिंग दिया हुआ है 1 किलोवाट, तो मतलब ये है कि अगर आप उसको 1 घंटा यूज करोगे तो वो 1 किलोवाट आवर या जो 1 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का वो कंज्यूम करेगा। मैं आपका इसका डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन डन से सुन लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, तो electrical power of an electrical device is the amount of power a device will consume when it is used for a given time, ठीक है। उसके बाद राइट इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट पावर का वर्क, एसआई यूनिट पावर का आपको पता है, पावर वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड हो जाएगा जो आएगा वाट, तो एसआई यूनिट पावर का क्या है वाट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट का टी। वापस रिपीट कर रहा हूं इसका आंसर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड या द अमाउंट ऑफ वर्क डन से बेटर है एनर्जी कंज्यूम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन अ गिवन टाइम, द रेशियो ऑफ अमाउंट, सॉरी, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस with the time is known as electrical power, its SI unit is watt। हो गया, इसी का सेकंड पार्ट है, an electric kettle of 2 kilowatt is used for 2 hour। आपको इसका बताना है, ये देख लो, आप लोग पहले क्वेश्चन देख लो, an electrical क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका था, आपको देख चुके हो। an electric kettle of 2 kilowatt is used for 2 hour, calculate the energy consumed in kilowatt hour and joule। मतलब एक इलेक्ट्रिक केटल है, आपने एक इलेक्ट्रिक केटल रखा है घर में, इलेक्ट्रिक केटल है ना, वो केटल आता है उसमें मैगी वगैरह बना सकते हो कनेक्ट करके, चाय वगैरह, तो उसका जो है आपको पावर दिया हुआ, पावर कितना है 2 किलोवाट, कितनी देर तक यूज हुआ, 2 आवर तक यूज हुआ। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। ओके, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम होता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। किलोवाट आवर में करना है तो आप इसको 2 किलोवाट कहने दो, इसको आप क्या कर दोगे, टाइम कितना है 2 आवर है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 किलोवाट आवर। इसी को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, तो 4 यूनिट बोल सकते हो। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज
4 किलोवाट। ये पहला पार्ट था इसका, नंबर करके दिया हुआ है 13 के और वाले का बी का पहला पार्ट, और इसी का जो दूसरा पार्ट है वो देख लो, जूल में पूछ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कन्वर्ट अगर करना है तो आप साइड से करके देख लेना। तो आप 4 किलोवाट आवर है तो आप डायरेक्टली कर दो 4 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करना मेरा काम। 4 मल्टीप्लाई 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ छोड़ो, तो ऑब्वियसली 4 किलोवाट आवर 4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ छोड़ो, सॉल्व करो तो आंसर लिखो। ओके, ये था आपका सेक्शन बी, ये हो गया कंप्लीट। अब जो सेक्शन सी है ये थोड़ा बोरिंग है, बोरिंग इसलिए ना, बड़ा बड़ा पैराग्राफ रहता है, क्वेश्चन जो है कुछ खास रहता नहीं। चलो सेक्शन सी जो है मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप लोग उसको देखो। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन 14 आप देखो, तो डिस्प्ले में आ रहा होगा, आराम से देखो। हाँ, तो आप लोग अब हम लोग सेक्शन सी में जा रहे हैं। सेक्शन सी में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15, और उसमें कुछ ऑप्शन वगैरह भी दिए गए। ठीक, आप तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो, डिटेल में, काफी क्वेश्चन बड़ा है, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, देखो आप उसको, फिर बात करते हैं। ओके जी, ये क्वेश्चन है, a student was asked to perform an experiment to study the force on a current carrying conductor। ठीक है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकालना है, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप को, एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने बोला गया। ठीक है, he took a small aluminum rod AB, एक एल्युमिनियम का रॉड लिया उसने AB, एक हॉर्सशू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट, सम कनेक्टिंग वायर, बैटरी, स्विच एंड कनेक्टेड देम एज शोन। मतलब एक मैग्नेट दिया गया है, एक रॉड दिया गया है एल्युमिनियम का, और बैटरी, ये वायर वगैरह का सेटअप दिया है, और उसने ये देखा कि जब वो एल्युमिनियम रॉड में करंट पास कर रहा है, वो एल्युमिनियम रॉड को मैग्नेट के प्रेजेंस में रख के जब वो करंट पास कर रहा है, he observed that on passing current the rod gets displaced, on reversing the direction of current the direction of displacement also gets reversed। मतलब मैग्नेट के बीच में वो एक रॉड रख रहा है, और वो देख ये रहा है कि जब करंट उस रॉड से पास किया जा रहा है तो रॉड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जा रहा है, बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में किया जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी रिवर्स हो जा रहा है। तो ये फेनोमेनन हम लोग पढ़ चुके हैं। इस फेनोमेनन के बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है और वो पूछा गया, बताने के। पहला क्वेश्चन, state the condition under which the displacement of the rod is largest for the same magnitude of current flowing through it। मतलब क्वेश्चन 14 का जो ए पार्ट है वो ये है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेट के प्रेजेंस में रख रहे हो, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जब उससे करंट पास किया जा रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट उस रॉड में, इस रॉड ए बी रॉड जो है, उस रॉड में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा। तो ये हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में उसको परपेंडिकुलर रखोगे तब। तो अब क्या है, जैसे ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट में कुछ इस तरह से आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप जो है उसको इससे परपेंडिकुलर रखोगे, क्योंकि ये 2D बोर्ड है तो इसमें बेटर समझना होगा आपको। इस तरह से अगर रखोगे, परपेंडिकुलर रखोगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, पैरेलल कर दोगे अगर फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो आंसर इज 14K का स्टेट द कंडीशन। तो द कंडीशन इज क्या, द एल्युमिनियम रॉड AB शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड या परपेंडिकुलर टू द हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, ओके। स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सा रूल, ये डायरेक्शन, ये बी पार्ट है 14K के बाद 14 का बी, ये आप करें कि कौन सा रूल जो है इस फोर्स के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो
तो कौन सा रूल जो है इस पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात करता है? तो वो रूल है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लोग जान रहे हो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो इधर आपका करंट रहेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर फोर्स लगेगा। ठीक, तो आंसर इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और आपको ये स्टेट करने बोला गया है। स्टेट मतलब आपको रूल का स्टेटमेंट लिखना होगा। मतलब आप नेम, अगर देखो ये थोड़ा सीबीएसई करना लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। नेम अगर रहता है तो सिर्फ नाम से काम चल जाएगा, बट क्योंकि स्टेट बोला है तो आपको उसका स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट इज व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन इफ the four fingers of our hands point in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current, then the direction of the thumb will give us the direction of force. Okay, वापस से रिपीट करो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थोड़ा बेटर तरीके से स्ट्रेच द, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल प्रॉपर रूल है। तो स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, कौन सा फिंगर्स? स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, the thumb, the forefinger and middle finger mutually perpendicular to each other। मतलब thumb, forefinger और middle finger को तीनों से एक दूसरे से perpendicular रखना है। ठीक है, stretch the thumb, middle finger and forefinger of your left hand mutually perpendicular to each other। If the forefinger gives the direction of magnetic field, the middle finger gives the direction of current, then the thumb will give the direction of the force experienced by the conductor। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सी है आपका, सी में दो पार्ट है। इफ अ यू शेप्ड मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एंड द एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली विद इट एंड्स with its end B towards north, due north, then on passing current through the rod B to A as shown, in which direction will the rod be displaced? Okay, पहले फिर से आप डायग्राम बना लो। इसको हम लोगों ने वर्टिकली रखा, तो ये बिल्कुल पहले भी ऐसे ही रखा था, बिल्कुल उसी जैसा है, वर्टिकली रखा है। और एल्यूमिनियम रॉड आप इसके बीच में रख रहे हो। एल्यूमिनियम रॉड आपका A से B है, लेट्स से A B है, और जो B है आपका B नॉर्थ के तरफ है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। मतलब ये जो B एंड है, अगर ये एंड B है, ये एंड B है, तो ये बोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये इधर अंदर है, हाफ अंदर है, हाफ बाहर है। B एंड आपका बोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो A एंड ये हो गया। ओके, करंट का डायरेक्शन देखते हैं। करंट B से A की ओर आ रहा है, मतलब करंट बोर्ड से आपकी ओर आ रहा है। ये करंट का, ये एंड B है, ये एंड A है, तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ओके, तो ये आपका मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। और जो करंट का डायरेक्शन है, ये मार्कर जिधर पॉइंट कर रहा है उसका डायरेक्शन है। ठीक है, B to A। अब आपसे पूछा, फोर्स से पूछा गया होगा, हाँ, फोर्स किधर लग रहा है, रॉड में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, चलिए करते हैं। FBI, ठीक है, FBI मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट आपका, तो करंट भी सही है, इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, ये देख सकते हो, ये आपकी तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फोर्स, मैग्नेट विल बी डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो मैग्नेट जो है आपका ये ऐसे अगर रखा हुआ है, तो ये ऊपर की ओर भागेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा, तो मैग्नेट विल एक्सपीरियंस फोर्स। उतना लिखने का आप स्टेटमेंट बना के लिख लेना, आंसर इज अपवर्ड्स। ओके, Name any two devices that use current carrying conductors and magnetic field। two device का नाम बताना है जो current carrying conductor और magnetic field वाले phenomenon को यूज करते हैं। तो आंसर है इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर। जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर। ठीक है, आप AC जनरेटर, DC जनरेटर दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों है, मतलब वो यूज होता है। ठीक है, तो जनरेटर, मोटर आप दोनों आंसर लिख सकते हो। ठीक, ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन 14 का, सी का दो पार्ट है। नेक्स्ट है, इसमें एक और करके और क्वेश्चन दिया गया, मतलब 14 में आपको और करके दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर held vertically on a horizontal cardboard, indicate the direction of field lines as well as direction of current। Okay, draw the pattern of magnetic field lines produced around a current carrying conductor held vertically on a horizontal cardboard। let's say ये cardboard है,
ये हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है आपका, ये हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है और इसमें जो है करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताना है और जो है करंट का भी डायरेक्शन बताना है। तो सिंपल है अब क्या फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो आपका कंडक्टर है, अगर मैं मार्कर को ओपन करूं तो जो मार्कर पॉइंट कर रहा है वो करंट का डायरेक्शन, तो ये अगर करंट ऊपर जा रहा है तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो थंब आपका करंट की तरफ है, तो थंब इधर हो गया। ये इस तरह से जो बन रहा है आपका ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अगर ये नीचे जा रहा है तो थंब आपका ऐसे हो जाएगा और ये जो इस तरह से घूम रहा है ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मतलब ये है ये ना, ये ऐसे अगर जा रहा है तो फील्ड लाइंस इस तरह से घूमेगा और अगर ये अंदर जा रहा है फील्ड लाइंस इस तरह से, ये बनाना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा देख लो। 15 में भी दो पार्ट है, दोनों को ही देख लो, एक साथ डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका क्वेश्चन कंक्लूड हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन था वो डीएनए वाला, उसको रिविजिट करना है। क्वेश्चन उस टाइम समझ नहीं आ रहा तो मैंने बाद में देखा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। पहले क्वेश्चन नंबर 15 Okay, question number 15. Mendel, मतलब Gregor Mendel, blended his knowledge of science and mathematics to keep the count of individuals exhibiting a particular trait. मतलब Mendel के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की प्लॉट में उसने स्टडी किया था, बहुत सा एक्सपेरिमेंट करके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तक वो पहुंचा था। उतना डिटेल आप पढ़ो उसको, मैं आंसर बता रहा हूँ। What do the F1 progeny of tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed look like? Okay. क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है F1 progeny, ठीक है। F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, फर्स्ट फिलियल मतलब वो पहला ऑफस्प्रिंग है क्रॉस का। तो टॉल प्लांट राउंड, टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड का क्रॉस किया है मेंडल ने, किसके साथ किया है? शॉर्ट प्लांट रिंकल से। शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड। इनका F1 प्रोजेनी किस तरह का दिखेगा? ऑब्वियस सारे जो हैं इनका F1 प्रोजेनी मतलब F1 जनरेशन, मतलब इन दोनों का ये प्योर प्लांट है। प्योर प्लांट का जब हम ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो कोई एक का फीचर दिखता है, क्योंकि टॉल और राउंड दोनों डोमिनेंट फीचर्स हैं। तो F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स विल बी टॉल विथ राउंड सीड। ये होगा आपका आंसर। सारे प्लांट्स आपके टॉल होंगे, सारे का सीड राउंड होगा। आंसर रीजन ये डोमिनेट होना चाहिए, अगले पार्ट में ना, ठीक है, नहीं है क्या, क्यों होगा? क्योंकि ये डोमिनेट है। तो एक आंसर ये होगा। बी देखते हैं, बी क्या है 15 का क्वेश्चन नंबर 15 बी। व्हाट आर रिसेसिव ट्रेट्स? इसका दो आंसर है, ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। रिसेसिव ट्रेट या तो वैसा ट्रेट है जो अगर कोई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, कोई ऑल्टरनेट फीचर है उसके प्रेजेंस में, तो वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी एग्जांपल को देखते हैं। टॉल प्लांट राउंड सीड, शॉर्ट प्लांट रिंकल्ड सीड। ये भी, इससे भी जीन आया है, इससे मतलब इससे भी क्रोमोसोम आया, इससे भी क्रोमोसोम आया। बट सारे जो प्लांट हुए हैं F1 जनरेशन में, सारे के सारे टॉल हैं जिनके पास राउंड सीड है। तो मतलब ये है कि शॉर्ट वाला फीचर प्लांट का और रिंकल्ड वाला फीचर प्लांट का ऑफस्प्रिंग में नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के फीचर को हम लोग रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। दोस फीचर्स व्हिच आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब वैसा फीचर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अगर उसका दूसरा वाला फॉर्म
प्रेजेंट है, मतलब अगर सिर्फ मान लो शॉर्ट का जीन रहता तो वो प्लांट शॉर्ट हो जाता, या रिंकल सीड होने का दोनों जीन अगर जो है वो रिंकल सीड होने का होता तो रिंकल सीड हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे टॉल का इधर से आ गया है और राउंड का इधर से आ गया है, तो इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ये हुआ पहले का आंसर। What are recessive traits? Those traits which are unable to express themselves in the presence of an alternative। अलल बोल सकते हो आप, अलल पेयर को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रेट या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ओके, इसका एक और आंसर आप चाहो तो दे सकते हो कि मतलब हमने ये बताया ना कि वो कब एक्सप्रेस नहीं होता, वो एक्सप्रेस कब होगा जब दोनों उसके पास रहेगा, मतलब दोनों सेम जीन रहेगा, तो दोस ट्रेट्स व्हिच कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ ओनली इफ द कंडीशन इज होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब दोनों में सेम जेनेटिक कंडीशन, मतलब दोनों में या तो शॉर्टनेस का जीन रहे या रिंकल्ड वाला जीन रहे, तभी अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए तो उसको हम लोग रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। ओके, ये था आपका क्वेश्चन बी का आंसर। Mention the type of new combination of plants obtained in F1 progeny with their ratio if F1 progeny was allowed to self-pollinate। मतलब इसमें जो सारे tall plant with round seed हुए हैं, इसमें tall plant with round seed और इधर tall plant with round seed, ये दोनों का जब हम सेल्फ करवाएंगे F1 जनरेशन वाले का, ओरिजिनल वाले का नहीं, ओरिजिनल टॉल को नहीं लेना, F1 जनरेशन में जो टॉल है इनका अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो कुछ नहीं से mention that information plants obtained in F2 progeny along with the ratio। हाँ, तो किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो। ठीक, क्वेश्चन ये है कि अगर इनका हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो वो जो रेशियो आता है वो आप लोग जानते हो 9:3:3:1 वाला रेशियो आता है, जिसको हम लोग डायगोनल रेशियो भी कहते हैं, जिसमें आपका 9 प्लांट जो है वो टॉल विथ राउंड सीड होगा, फिर तीन में एक जो है आपका रिसेसिव फीचर रहेगा 9 टॉल विथ रिंकल्ड सीड, फिर जो है 3 टॉल विथ रिंकल्ड सीड, फिर 3 जो है आपका एक और डोमिनेंट फीचर देखो 3 शॉर्ट विथ राउंड सीड, और जो लास्ट एक आएगा उसमें दोनों का रिसेसिव फीचर आ जाएगा, मतलब शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड। मतलब सुन लो, 9 प्लांट में एकदम 100% जो है वो ओरिजिनल इस जैसा जो डोमिनेंट वाला था वो जैसा होगा, टॉल भी होगा, राउंड सीड भी होगा। 3 जो होगा वो टॉल होगा बट उसमें एक रिसेसिव फीचर आ गया, रिंकल्ड सीड आ गया, ठीक है। 3 जो होगा वो शॉर्ट होगा, मतलब एक रिसेसिव फीचर आया बट दूसरा वाला एक डोमिनेंट है, राउंड हो जाएगा, उसका सीड राउंड हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो एक उस तरह का होगा जो शॉर्ट भी है रिंकल्ड सीड भी, जिसमें दोनों जो है मतलब रिसेसिव फीचर दिख रहा है, ठीक है। ये है आपका मेंशन द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये 4 तरह का कॉम्बिनेशन है। तो पहले कॉम्बिनेशन में आपको ये लिखना है टॉल प्लांट विद राउंड सीड, टॉल प्लांट विद रिंकल्ड सीड, शॉर्ट प्लांट विद राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड। ओके, हाँ, और रेशियो जो है वहां पे लिखा हुआ 9:3:3:1। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। इसी का और करके एक और क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। If 1600 plants were obtained in F2 progeny, तो ये ऑब्वियसली ये F1 था तो ये F2 progeny है, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन ही है एक तरह से। Write the number of plants having tall with round seed, short with wrinkled seed। ओके, तो अगर 1600 प्लांट ऑब्टेन हुआ है F2 progeny में, राइट द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग ट्रेट, कौन सा, टॉल और राउंड। तो टॉल और राउंड दिया ये वाला है, तो कितना टोटल कितना है रेशियो आपका, तो 16 है, तो 9/16 इनटू कितना है 1600 टोटल प्लांट है, हाँ 1600। तो ये जो है आपका टॉल एंड राउंड होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग को आना चाहिए। तो टॉल एंड राउंड होगा वो 9/16 इनटू 1600, दैट इज 900 प्लांट्स विल बी टॉल एंड राउंड। ओके, शॉर्ट विथ रिंकल्स, शॉर्ट विथ रिंकल्ड ये वाला है आपका, तो वो हो जाएगा 16 में उसका रेशियो क्या होगा, तो 1/16 इनटू 1600 ऑब्वियसली 100, तो 100। तो ये हो गया क्या, शॉर्ट विथ रिंकल्ड सीड।
समझ रहे हैं? ये था 15 का और वाले का एक और बी तो पार्ट होना चाहिए 1 एंड 2, ये 1 है और ये समझ आया? और ये था आपका क्वेश्चन नंबर अच्छा इसमें एक पार्ट और है, राइट द कंक्लूजन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसका कंक्लूजन क्या है? एक इसका कंक्लूजन वही है आपका जो मेंडल भाई साहब का था। तो कंक्लूजन ये है कि जो रिसेसिव मतलब 3 था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका यहाँ पता चलता है, आप लोगों में 2 दिया हुआ उस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका 1 में पता चलता है। और जो इसी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक फीचर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका जो F2 जनरेशन होता है उसमें आपको लॉ ऑफ क्या एक और लॉ पता चलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और तीसरा वाला जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है कि गैमीट जो है वो अलग अलग हो जाता है, मतलब शॉर्ट और रिंकल्ड वाला साथ आ गया है। शॉर्ट और रिंकल्ड वाला अगर साथ आया है तो कंक्लूजन ये है इसका कि यहाँ से शॉर्टनेस वाला जीन अलग हुआ, यहाँ से रिंकल्ड वाला जीन अलग हुआ, या उल्टा भी हो सकता है, इधर से शॉर्टनेस वाला जीन अलग हो, इधर से रिंकल्ड वाला जीन अलग हो, और वो दोनों जाके कंबाइन कर गया। तो कंक्लूजन इज द जीन्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। बस इतना सा कंक्लूजन आपको लिख लेना है कि जीन जो गैमेट में जो जब गैमेट बनता है, गैमेट मतलब जो आपका मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल बनता है, तो उस वक्त जीन जो है वो अलग अलग हो जाता है। ये हुआ आपका कंक्लूजन अबव एक्सपेरिमेंट का। ओके, अब आप थोड़ा क्वेश्चन नंबर 16 और सॉरी इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा कंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। मैं वापस क्वेश्चन कोड लिख रहा हूँ 31-2-3, ठीक है। CBSE क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 11 वापस देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 वापस से डिस्कशन करना है, उसमें थोड़ा इशू हो गया था, लैंग्वेज का इशू था। क्वेश्चन जो है वो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ठीक, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। दे आर हेरिडिटरी यूनिट्स प्रेजेंट इन आवर न्यूक्लियस या प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वो जान लो, chromosomes are hereditary units which contain our information which are visible during cell division। मतलब जब hereditary unit होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, सेल डिवीजन के दौरान वो दिखता है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा इशू ये है कि उसका लैंग्वेज जो है ना, वो लैंग्वेज में इशू मैं समझा रहा हूँ। एक्सप्लेन हाउ स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीशीज इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन का 2 मीनिंग हो सकता है। पहला मीनिंग ये है कि डीएनए स्टेबल कैसे रहता है। तो ये जो है क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक ये है इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी भी एंगल से 10th का क्वेश्चन नहीं है कि डीएनए कैसे स्टेबल रहता है, मतलब डीएनए में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्यों नहीं टूटते हैं, या डीएनए रिएक्ट क्यों नहीं करता है, या डीएनए में और कुछ क्यों नहीं होता है। ये 10th का क्वेश्चन है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का फ्रेजिंग बेटर होना चाहिए, सीबीएसई का प्रॉब्लम है। उन्होंने क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरह से लिखा है, समझने में इशू हो रहा है। ओके, तो स्टेबिलिटी के बारे में जब बात होता है किसी मॉलिक्यूल के, तो हम लोग ये बात करते हैं कि वो मॉलिक्यूल रिएक्ट क्यों नहीं करता। ये यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पे एक टर्म यूज जो लास्ट में हुआ है, हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ स्पीशीज इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जो थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मुझे समझ में आया, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर रहता है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में 23 पेयर है। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, ये आप लोग जानते हो। 23 पेयर से जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें क्या होता है, मदर और फादर दोनों से ही जीन आते हैं। तो वो 23 पेयर से 46 पेयर क्यों नहीं हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर डबल क्यों नहीं होता। ये क्वेश्चन है आपका। फ्रेजिंग बिल्कुल 100% श्योर हो, फ्रेजिंग गलत है क्वेश्चन का। क्वेश्चन और बेटर तरीके से फ्रेज होना चाहिए कि हाउ इज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम प्रिवेंटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इस तरह का। ये इसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में क्वेश्चन देने का कोई नीड नहीं है। ओके चलिए, तो 23 पेयर से 46 पेयर क्यों नहीं होता है, या फिर से अगर वो रिप्रोड्यूस करें तो 46 से 92, हाँ 92 पेयर क्यों नहीं होता, ये है क्वेश्चन। अब इसका आंसर है, क्वेश्चन में जो 23 पेयर है, जो 46 पेयर है, जो 92 पेयर है, ये क्यों नहीं होता है। इसका आंसर आपको बताऊं तो ये है कि जैसे फादर है, क्वेश्चन 11 है, ठीक है, फादर है, मदर है, तो जब ये गैमीट फॉर्म करते हैं तो फादर के पास अगर 23 पेयर है
मदर के पास 23 पेयर है और ये क्या होता है जो गैमीट ये फॉर्म करता है, मतलब गैमीट मतलब जो सेक्स सेल जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें बस 23 बचता है। वो पेयर वाला चीज खत्म हो जाता है, 23 एक सेल में जाएगा, 23 दूसरे सेल में जाएगा। उसी तरह मदर से जब बनेगा तो 23 जाएगा एक सेल में, 23 दूसरे सेल में जाएगा। मतलब मदर में मतलब ह्यूमन है तो स्पर्म और ओवा आप समझ लो, या प्लांट है तो पॉलन वगैरह समझ लो, उतना नीड नहीं है। 23 पेयर फिक्स करने के बाद तो ह्यूमन ही हो जाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो गैमीट में हाफ हो जाता है, जिसके लिए टर्म है हैप्लॉइड। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। नॉर्मल बॉडी सेल में जो नंबर है वो पेयर में रहता है, उसको हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं। जब गैमीट बनता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और फिर जब जाइगोट बनेगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये 23 से कंबाइन करेगा तो ये वापस से 23 पेयर बना देगा। ठीक है, या आप इसको भी कंबाइन करा सकते हो, पर ठीक है वो समझ आ गया। ये जब कंबाइन करेगा तो ये 23 पेयर बनाएगा, ये 23 पेयर बनाएगा। मतलब ये है कि वो पहले हाफ होता है फिर कंबाइन करता है तो वो वापस डबल हो जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो व्हेन फोटो क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम सबके बारे में बात करेंगे कि व्हेन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गैमीट द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड। ठीक है, हाफ्ड एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी सेल्स एंड ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन द क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर्ड। दिस इंश्योर्स, फिर आप जो क्वेश्चन है वो ऐड करके वहां पे लिख सकते हो, दिस इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ स्पीशीज इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन टफ इन द सेंस लैंग्वेज टफ है। When sexually reproducing organisms produce gametes, the chromosome number is halved, and as the chromosome number is halved during during zygote formation, the gametes combine and the chromosome number is restored. This ensures the stability of DNA of species in sexually reproducing organisms. ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट का आंसर। क्रोमोसोम का आंसर बता चुका हूँ, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये था आपका वापस से 31, 2, 3 का डिस्कशन। और ये सीबीएसई क्लास 10 2022 वाला क्वेश्चन पेपर था। आप लोग इसी सेट का 2 और क्वेश्चन है वो भी बना लो, प्रेफरेबल है 2021 का 3 सेट बना लो, उतना आपके लिए एनफ प्रैक्टिस रहेगा। और तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट टाइम हम लोग कौन सा वाला डिस्कशन करेंगे, वो मैं नीचे लिंक में आपको अभी दे दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करते रहना ताकि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करें तो आपका सॉल्व किया हुआ है।